जय हिंद। आज हम अंग्रेजी का एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट, एक्शन और हेल्पिंग वर्ब की। तो चले देखते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट अंग्रेजी का एक शब्द है, अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है। इस शब्द को हमारे यहाँ कर्ता या उद्देश्य के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कि हम जब भी बात करते हैं तो किसी न किसी के बारे में ही बात करते हैं। तो जिसके बारे में बात की जाती है उसको सब्जेक्ट या फिर कर्ता या उद्देश्य कह सकते हैं। यानी हम जब बात करते हैं तो हम भी किसी न किसी के बारे में ही बात करते हैं, और अंग्रेज़ भी जब किसी से बात करते हैं तो किसी न किसी के बारे में ही बात करते हैं। आप ये समझिए कि जिसके बारे में बात की जा रही है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। अगर आप ये बात हिंदी में कहें तो आप कहें कि जिसके बारे में बात की जाती है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और अगर यही बात आप इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो आप बताइए अबाउट विच समथिंग इज सेड इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। तो चले हम इसको देखते हैं। सब्जेक्ट मीन कर्ता या फिर उद्देश्य। ये आपका अंग्रेजी का शब्द है और हमारे यहाँ ये कर्ता या उद्देश्य के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में लिखा हुआ अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी हम जब भी कुछ बोलते हैं या हम कभी कुछ बात करते हैं और अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो जिसके बारे में बात करेंगे वो सब्जेक्ट कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये इस बात को समझ गए होंगे। अब सब्जेक्ट होते कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट कितने होते हैं? तो टोटल सब्जेक्ट आपके 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और नेम। आई का मतलब होता है मैं, यू मतलब आप या आप सब, वी मीन हम सब, दे मीन वे सब, ही मीन वह मेल, शी मीन वह फीमेल, इट मीन यह और नेम मीन नाम। इसमें आप देखें यू मतलब आप भी होता है और आप सब भी होता है। दरअसल हम लोगों को बताया जाता है कि यू मीन आप और तुम। अगर हम बात कर ले आप और तुम की तो इसमें फ़र्क क्या होना चाहिए? तो ऐसे बताया जाता है कि यदि सामने वाला आपसे छोटा है तो आप उसके लिए तुम शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि वह सामने वाला आपसे बड़ा है तो आप उसके लिए आप शब्द का इस्तेमाल करें। चले अब एक चीज़ आप समझिए, मान लीजिए मेरे क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझसे लंबाई में भी बड़े हैं और मुझसे उम्र में भी बड़े हैं। तो क्या वो ऐसा कह सकते हैं कि सर तुम पढ़ाओ? शायद नहीं करेंगे। क्यों? उन्हें उम्र को नहीं देखना है। दरअसल वो ये समझेंगे कि सामने हमारा टीचर खड़ा हुआ है। तो अगर मेरे टीचर्स अगर कोई मुझे पढ़ा रहा है और उम्र में मुझसे वो छोटा है तो डेफिनेटली मैं उसे तुम नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा सर आप पढ़ाएं, सर आप ये बताएं। यही यानी मुझे वहाँ पर आप शब्द का इस्तेमाल करना है। अगर गलती से मैंने अपने टीचर को तुम शब्द का इस्तेमाल कर भी दिया तो अगल बगल के लोग या और लोग ये नहीं कहेंगे कि सर की कोई इज्जत ही नहीं है, बल्कि लोग मुझे कहेंगे इस सामने वाले के अंदर कोई भी मैनर नहीं है, भले ही इतना बड़ा हो गया तो क्या। जैसे आपने सुना होगा ना कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल ला गया थी दूर। तो वही बात होगी कि मैं बड़ा तो हो गया हूँ, सामने जो मुझे पढ़ा रहे हैं वो मेरे टीचर हैं, उम्र में मुझसे छोटे हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को भूल गया हूँ कि वो मेरे टीचर हैं, मैं सम्मान देना भूल गया हूँ। कहने का मतलब अगर आप गुलाब का फूल चाहे मिट्टी के बर्तन में ले चाहे सोने के, उसमें से महक ही आएगी, और यदि कीचड़ है तो कीचड़ चाहे आप सोने के बर्तन में रखें चाहे मिट्टी में, लेकिन वहाँ से बदबू ही आएगी, दुर्गंध ही आएगी, क्योंकि ये उनका स्वभाव हो जाता है। तो अपने स्वभाव को बदलिए, उम्र को ना देखें। ये आपके मैनर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर मैनर्स कितने हैं। आपके अंदर अगर मैनर्स अच्छे हैं तो डेफिनेटली आप सामने वाले का सम्मान करेंगे। वहाँ पर आपको उम्र या फिर छोटा बड़ा लंबाई चौड़ाई नहीं देखना है। तो आप यू मीन आप शब्द का इस्तेमाल करें, ना कि तुम। फिर वी मीन हम सब, ये एक ग्रुप का नाम होता है, झुंड। तो झुंड 2 प्रकार के होते हैं। एक झुंड ऐसा जिसमें आप शामिल हों, एक झुंड ऐसा जिसमें आप शामिल ना हो। मान लीजिए कि मैं पढ़ रहा हूं और मेरे साथ 50 लड़के बैठे हैं। तो जिस क्लास में मैं बैठा हूं उसमें 50 लड़के हैं और वो मेरा ग्रुप है। क्यों? क्योंकि मैं उस ग्रुप में शामिल हूं। तो मैं उस ग्रुप को कहूँगा वी, यानी हम सब। अब मेरे बगल में एक और क्लास चल रही है जिसमें 40 बच्चे हैं। तो क्या मैं उस ग्रुप में भी शामिल हूँ? नहीं। अगर मैं उस ग्रुप में शामिल नहीं हूँ तो मैं उस ग्रुप का नाम दूंगा दे मीन वे सब। जिस ग्रुप में मैं शामिल हूँ वो वी है, और जिसमें मैं शामिल नहीं हूँ यानी वो दे है। तो वी मीन हम सब और दे मीन वे सब। अब ही मीन होता है वह। ये आपका इसमें मेल लिखा हुआ है। मेल का मतलब होता है पुरुष, यानी कि मनुष्य में यानी हर जीवों में 2 जातियां पाई जाती हैं।
जैसे आप देख लें, बकरी है तो बकरा है, आदमी है, औरत है, और कुतिया है, कुत्ता है, इस तरह से मतलब मेल और फीमेल होता है। तो मेल और फीमेल को पहचानना बहुत आसान होता है। आप ये जानिए कि जो भी अगर सामने वाला जो जीव अगर बच्चे को जन्म दिया है, उसको दूध पिलाता है या फिर अंडे देता है, तो आपका फीमेल है। अगर ये एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है तो वो मेल है। जैसे एक आप बकरे को देख लीजिए, बकरा बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है, ना ही वह बच्चे को दूध पिलाएगा, लेकिन बकरी ये दोनों काम कर लेती है, तो बकरी फीमेल है और बकरा जो आपका मेल है। तो यानी मनुष्य जात, जैसे आप लोग कहते हैं मर्द, अगर आप आदमी हैं तो आप कहेंगे हम मर्द हैं, आप औरत तो अपने आप को कहेंगे नहीं, और अगर आप औरत हैं तो आप अपने आप को कहेंगे भाई हम नारी हैं, हम औरत हैं, आप अपने आप को पुरुष यानी मर्द नहीं कहेंगे। तो ही जो होता है वह ही मतलब वह, और यह मेल जेंडर होता है, और शी मतलब होता है वह, यह शी मीन वह, और इसका ये फीमेल जेंडर होता है। अब ही मीन भी वह, शी मीन भी वह, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो मानिए कि सामने जो है एक लड़का खड़ा है, वो मेरा दोस्त है, तो मैं कहूँगा ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई फ्रेंड। वो लड़का है तो मैं कहूँगा ही, अगर वही मेरा फ्रेंड जो अगर वो लड़की है तो मैं कहूँगा शी इज़ माई फ्रेंड। वो मेरी दोस्त है, और अगर वो लड़की है तो शी इज़ माई फ्रेंड, अगर वह लड़का है तो ही इज़ माई फ्रेंड। तो ही मीन वह और शी मीन वह। इट का मतलब होता है यह, और नेम का मतलब होता है नाम। तो थोड़ा सा इट के बारे में हम समझ लेते हैं। इट का क्या मसला है? देखें, बहुत पहले यानी शुरुआत में बताया जा रहा था कि इट का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव चीज़ों को बताने के लिए किया जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद जो है इस एक अपडेट की गई, एक बदलाव आया कि अब जो है हम इट का इस्तेमाल लिविंग थिंग के लिए भी करेंगे। जैसे लिविंग थिंग में क्या, जैसे भेड़, बकरी, गाय, पशु, पक्षी, चिड़िया, ये सब क्या हैं? ये लिविंग थिंग है, और हम इनके साथ इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य जात यानी ह्यूमन बीइंग के साथ आप इट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ऐसा रूल था। लेकिन कुछ समय बाद, जैसे इस रूल को आप समझ, जैसे कि मेरा भाई है तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ इट इज़ माई ब्रदर, इट इज़ माई सिस्टर, इट इज़ माई मदर। ऐसा नहीं, ऐसा नियम नहीं था। आप भेड़ बकरियों को, पशु पक्षियों को आप इट का इस्तेमाल करके आप बता सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद फिर एक अपडेट आई, उसमें यह था कि आप ह्यूमन बीइंग के भी साथ इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इट इज़ माई ब्रदर, इट इज़ माई सिस्टर, इट इज़ माई फ्रेंड, ये होने भी लगा। फिर कुछ समय बाद एक और अपडेट आई जिसमें लोगों ने खुद को बताने के लिए भी इट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरा नाम सुरजन कुमार है, तो मैं इसे इंग्लिश में कई तरीके से बोल सकता हूँ। जैसे माई नेम इज़ सुरजन कुमार, आई एम सुरजन कुमार, दिस इज़ सुरजन कुमार, इट इज़ सुरजन कुमार। इतने रूल्स हैं, इतने सेंटेंसेस हैं। आप यहाँ पर माई सेल्फ इज़ सुरजन कुमार मत बोलिएगा, क्योंकि माई सेल्फ वाली इंग्लिश गलत होती है। आप इट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, आई एम और माई नेम इज़ आप कर सकते हैं, लेकिन माई सेल्फ की इंग्लिश जो है ये गलत है। एक बात और आती है नाम पूछने के लिए। जैसे लोग कहते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, ऐसा कि आपका नाम क्या है। कभी कभी हम लोग समझते हैं कि अगर सामने वाला हमसे सीनियर है जिसका हम नाम जानना चाहते हैं, तो हम उससे ये कह देते हैं कि व्हाट इज़ योर गुड नेम। तो गुड नेम वाली भी इंग्लिश गलत है। हम ये कहना चाहते हैं कि आपका शुभ नाम क्या है, लेकिन इस शुभ के चक्कर में हम एक गलत शब्द इस्तेमाल कर देते हैं। गुड मीन होता है अच्छा, और आप शुभ कह सकते हैं, लेकिन ये गुड जो आपके इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होता इस तरह से कि व्हाट इज़ योर गुड नेम। आप कह सकते हैं मे आई नो योर नेम प्लीज़, या व्हाट इज़ योर नेम प्लीज़। कभी कभी नाम पूछने के लिए हम कह सकते हैं व्हाट शुड आई कॉल यू। ये ऐसा किस सिचुएशन में, मान लीजिए एक आदमी है, वह रिश्ते में वो मेरा भाई भी लगता है, रिश्ते में अगर वह चाचा भी लगता है, तो मैं कहूँगा कि मैं आपको क्या कहूँ भाई, मैं आपको भाई कहूँ कि चाचा कहूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम पूछ लेते हैं व्हाट शुड आई कॉल यू, मैं आपको क्या नाम दूँ, मैं क्या कह करके आपको बुलाऊँ। तो इट का इस्तेमाल आप जानिए कि आप लिविंग थिंग के भी साथ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत लोग इस चीज़ को मानते हैं कि ऐसा नहीं है। इट का इस्तेमाल सिर्फ नॉन लिविंग थिंग के साथ होता है, लेकिन ये ऐसा सच नहीं है। आप इट का इस्तेमाल सबके साथ कर सकते हैं। नेम मतलब होता है नाम। अब इसके साथ साथ एक बात और लिखी देखिए, सिंगुलर, सिंगुलर, प्लूरल, 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 सिंगुलर, 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 फिर सिंगुलर और प्लूरल। अब ये सिंगुलर और प्लूरल क्या है? सिंगुलर जब कोई चीज़ एक हो तो वो सिंगुलर है, अगर वही चीज़ एक से अधिक है तो वो प्लूरल है। लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो आई शब्द है ये आपका प्लूरल होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है।
आई मतलब मैं। अब मैं अकेला हूँ या मैं दो हूँ, मैं एक हूँ या मैं दो हूँ। अगर मैं एक से अधिक हूँ तो मैं प्लूरल हो गया। अगर मैं एक ही हूँ तो मैं सिंगुलर हूँ। आप मुझे गिन सकते हैं कि मैं एक हूँ या एक से अधिक। तो आई जो होता है ये सिंगुलर ही होता है, सिंगुलर था, सिंगुलर है और सिंगुलर ही रहेगा। अच्छा, लोग कहते क्यों हैं इस बात को कि आई प्लूरल होता है, ये भी अभी मैं कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। अभी यू मीन आपने समझ लिया कि यू देखिए आपका सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, क्योंकि यू मतलब आप और आप सब दोनों होता है। अगर आप अकेले बैठे हैं तो मैं कहूँगा यू, लेकिन आप एक से अधिक लोगों के बीच बैठे तभी मैं कहूँगा यू, या ऑल ऑफ यू कह दिया जाता है। तो अगर आप अकेले हों तो सिंगुलर हैं, अगर आप एक से अधिक हैं यानी आपके साथ कोई और है तो आप प्लूरल हो जाते हैं। जैसे आप एक झुंड में हो जाते हैं तो वी मीन हम सब, ये झुंड में है, झुंड हमेशा प्लूरल होता ही है। दे मीन वे सब, ये भी एक झुंड का नाम है, ये भी आपका प्लूरल हो ही जाएगा। ही मीन वह, ये हमेशा सिंगुलर रहता है। शी मीन वह, यह भी सिंगुलर रहता है। इट मतलब यह होता है, यह भी सिंगुलर ही होता है। नेम में सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। अगर नाम जैसे हमने कह दिया कि राजन, अब राजन अकेले है तो राजन सिंगुलर हो गया। अगर राजन के साथ कोई और आ गया, जैसे मान लीजिए कि राजन के साथ कुलदीप आ गया, तो राजन और कुलदीप दो लोग हो गए। अब यहाँ पर ये प्लूरल हो गए, नाम है दोनों, कुलदीप भी नाम है और राजन भी नाम है, तो दोनों नाम हो गए हैं, दो नाम हैं, अब ये प्लूरल हो गए। अब देखें सब्जेक्ट कहते हैं किसे, ये आपने समझ लिया कि जिसके बारे में बात की जाती है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे आई एम स्पीकिंग, इसका मतलब होता है मैं बोल रहा हूं। तो इसमें बात किसकी हुई है, आई की। आई क्या है, सब्जेक्ट है। दूसरे वाले में देखिए यू आर अ गुड मैन, आप एक अच्छे आदमी हैं, किसकी बात हो रही है, यू की, यानी आपकी है। आप क्या हैं, सब्जेक्ट हैं। वी कैन गो होम, हम सब घर जा सकते हैं, तो वी मतलब हम सब होता है, यहां पर बात वी की हो रही है और वी आपका सब्जेक्ट हो गया। हाँ, एक बात और, यहां पर हमने टू नहीं लगाया है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा चल रहा होगा कि वी कैन गो टू होम, तो टू लगाया जाता है। ये हम आपको बाद में बता देंगे कि हमने क्यों नहीं लगाया है। फिलहाल में दे मीन वे सब, दे आर आवर टीचर्स, वे सब हमारे अध्यापक हैं, वे सब हमें पढ़ाने वाले हैं, वे हमारे टीचर हैं। तो बात किसकी हो रही है, दे यानी उन सब की, यानी एक झुंड की, और एक ऐसा झुंड जो टीचरों का है, तो टीचरों के झुंड को हम दे यहाँ पर कह रहे हैं, और वो झुंड जो है सब्जेक्ट है, क्योंकि उसी झुंड की बात की जा रही है। ही इज़ नॉट माई ब्रदर, कोई लड़का है, कोई आदमी है, वो मेरा भाई नहीं है, मैं ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन बात उसी की हो रही है, सामने जो खड़ा है बात उसी की हो रही है। तो मैंने कह दिया कि वो मेरा भाई नहीं है। कौन मेरा भाई नहीं है, वो जो सामने खड़ा है, तो ही मतलब वह, और उसी जिसकी बात हुई वो सब्जेक्ट हो गया, तो ही आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है। सी इज़ माई सिस्टर, वो मेरी बहन है। यहाँ पर एक लड़की की बात की जा रही है और वो मेरी बहन है, उससे मेरे भाई बहन का हमारा रिश्ता है, और मैं बात अपनी बहन की कर रहा हूँ, और शी मतलब होता है वह, और यहाँ पर उसकी बात हुई है, वो क्या है, सब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है। इट इज़ एन ओल्ड बाइक, यह एक पुरानी बाइक है। यहाँ पर हम एक पुरानी बाइक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इट जो है ये सब्जेक्ट है, हालांकि मुख्य रूप से आपका बाइक सब्जेक्ट है, लेकिन जो होता है कभी कभी हम कुछ ऐसी चीज़ों के किसी चीज़ के बदले में हम जब कोई सब्जेक्ट नहीं मिल पाता है तो ऐसी जगहों पर हम इट का इस्तेमाल कर देते हैं। हालांकि इट के बारे में हम कुछ और भी पढ़ेंगे, ये आगे पढ़ेंगे। आर्या इज़ माई डॉटर, आर्या मेरी बेटी है, और आर्या यहाँ पर बात इस सेंटेंस में बात हुई है आर्या की, तो आर्या क्या है, सब्जेक्ट हो गया। तो शायद उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट क्या है। अब हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि लोग आई को प्लूरल क्यों कहते हैं। देखिए, जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, और नेम। नेम में किसी का नाम डाल देते हैं, जैसे आर्या हमने नाम डाल दिया। अब यहाँ पर मान लीजिए हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में लिख दिया इज, एम, ओ सॉरी, हमने लिख दिया हैव और हैज़।
हैव और हैज़। तो ये हैव और हैज़ का इस्तेमाल हमको इनके साथ करना है। तो आप देखें कि हैव का इस्तेमाल आई यू वी दे के साथ हो जाता है और हैज़ का इस्तेमाल ही शी इट और नेम के साथ हो जाता है। तो यहाँ पर यू आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता ही है, वी आपका प्लूरल है ही, दे आपका प्लूरल है ही। तो लोगों के दिमाग में ऐसा चला कि अगर यू प्लूरल हो सकता है, वी प्लूरल हो सकता है, दे प्लूरल हो सकता है, तो आई भी प्लूरल ही होगा। तो ये कंफ्यूजन रही है, तो लोगों ने इसलिए इसको प्लूरल मान लिया है, लेकिन आई प्लूरल नहीं है। आप गिन सकते हैं आई मतलब मैं, यानी मैं एक। तो ये इसके साथ इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से ऐसा लोग समझते हैं, लेकिन आई प्लूरल नहीं है। एक और कंफ्यूजन, जैसे कभी भी कहना कि मैं, आप और वो, हम तीनों दोस्त हैं। तो यहां पर कहते हैं इस सेंटेंस को लिखेंगे, यानी कि मैं, आप और वो, हम तीनों दोस्त हैं। इस बात को लिखने के लिए हम कहते हैं ही, यू एंड आई आर फ्रेंड्स। अब यहां पर देखिए आर एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब होता है जो हमेशा यू, वी और दे के साथ इस्तेमाल होता है, और यू, वी, दे प्लूरल होते हैं। तो यहां पर आई के साथ आर लग गया है, इस वजह से लोग समझते हैं कि ये आई प्लूरल है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल यहां पर आई के साथ आर लगा क्यों? क्योंकि आई के साथ तो एम लगता है। यहां पर तीन लोगों की बात की जा रही है। जैसे हमने बताया था कि अगर राजन अकेला है तो एक नाम हो गया सिंगुलर, अगर राजन के साथ कुलदीप भी जुड़ गया तो वो प्लूरल हो गया। राजन और कुलदीप दो लोग हो गए, तो अब जाहिर सी बात वहां पर हम राजन एंड कुलदीप आर कहेंगे। राजन अकेला अगर राजन तो राजन इज, कुलदीप अकेला तो कुलदीप इज। लेकिन अगर दो लोग हो गए, दो नाम हो गया, तो राजन एंड कुलदीप आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो पर्सन्स की बात की जा रही है। यहां तो तीन लोगों की बात की, ही, यू एंड आई। तो आपका 1 2 3, अब तीन लोग हो गए तो डेफिनेटली आपका आर ही लगेगा ना। ये आई को देख करके नहीं लगाया गया है यार, बल्कि यहां पर गिना गया कि 1 2 3, यहां पर तीन लोगों की बात की जा रही है, ये प्लूरल है, और इसी वजह से यहां पर जो है आर हमने लगा दिया है। उस तरह से तो आप देखें आर जो है हमेशा प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है। तो ये कन्फ्यूजन एक रही है, जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि ये आई जो है ये प्लूरल होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपने सब्जेक्ट देख लिया, जिसके बारे में बात की जाती है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। अब हम बात करेंगे एक्शन। एक्शन मीन होता है काम, कार्य या फिर क्रिया। आप एक्शन को काम, कार्य या फिर क्रिया के नाम से जान सकते हैं। इस इंग्लिश में वर्ब भी कहा जाता है, वर्क भी कहा जाता है, डूइंग वर्ड भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि काम किसे कहा जाता है, तो आप बताएं एक ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य का यानी किसी काम का करना या होना पाया जाए। काम कहलाता है, वर्क कहलाता है, कार्य या फिर क्रिया कहलाता है। इसी बात को इंग्लिश में कहने के लिए हम कहते हैं डूइंग वर्ड इज कॉल्ड एन एक्शन। डूइंग वर्ड इज कॉल्ड एन एक्शन। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि तुम रोटी करो, तो आप कहेंगे रोटी करने वाली चीज़ नहीं, वो तो खाने वाली चीज़ है। रोटी काम है क्या? नहीं, रोटी काम नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि लिखो, तो आप कहेंगे हाँ लिखना काम होता है, तो आप लिखने का काम करेंगे। तो लिखना काम है, रोटी काम नहीं है। तो ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य का करना या फिर होना पाया जाए, वो कार्य, क्रिया या फिर आप वर्ब, वर्क, डूइंग वर्ड या फिर एक्शन कहलाता है। अब देखें काम जैसे होता है कि लिखना, लिखना मतलब लिखने का काम, आना मतलब आने का काम, जाना मतलब जाने का काम। अब जितने भी काम होते हैं, हर काम के 5-5 रूप होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। ये 5 रूप होते हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। सबसे पहले हम हिंदी में समझते हैं कि हिंदी में कैसे रूप देखे जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है मैं लिखता हूँ। लिखना एक शब्द है, लिखना, इसी लिखना को हमने यहाँ पर कर दिया लिखता। फिर मैं लिखा था, यही लिखने का काम जो यहाँ पर लिखा। फिर यही लिखने का काम यहाँ पर लिखूंगा, अलग ये हो गया। फिर यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर लिखता, लिखा, लिखूंगा और लिख, और फिर यहाँ है लिखना। तो ये अलग अलग हो गए, काम एक ही है, ऐसे लिखने वाला ही काम है। ऐसा नहीं कि लिखता हूँ तो ये कापी कलम से लिखते हैं और ये लिखा था मतलब झाड़ू चलाए थे, ऐसा नहीं है। काम वही है, बस इसके रूप थोड़ा सा बदल दिए गए हैं। तो मैं लिखता हूँ, मैं लिखा था, मैं लिखूंगा, मैं लिखा था, लिख रहा हूँ और लिखना चाहता हूँ। तो ये जिस तरह से हिंदी में आपके फॉर्म दिखाई दे रहे हैं, वैसे इंग्लिश में भी है।
जैसे देखिए गो मीन क्या होता है, गो मीन जाना, जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो के 5 रूप होते हैं। आप देखिए गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 रूप हो गए, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस। फिर है दूसरा आपका आना, तो आना की इंग्लिश आना आपका हो गया, देखिए कम, केम, कम, कमिंग, कम्स, पहला भी कम है फिर तीसरा भी कम है, तो कम, केम, कम, 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 ये ध्यान रहे, तो कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। फिर यहाँ पर राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स, बहुत लोग इसको राइटन पढ़ लेते हैं, ये राइटन नहीं रिटन है, तो राइट मीन लिखना। फिर आपका है स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स, तो ये स्पीक मीन क्या होता है, बोलना। फिर आपका प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग और प्लेस, तो प्ले मीन खेलना। ये आपके फॉर्म्स हो गए। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म्स आप याद करेंगे उतना ही बेहतर होगा। तो ये चीज़ आप ऐसे याद कर लीजिए, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस, कम, केम, कमिंग, कम्स, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस। इस तरह से आपको याद करने की ज़रूरत है। अब हम देखेंगे कि इनके फॉर्म्स बनते कैसे हैं, रूल्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। तो रूल्स इसमें कई हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ और फिफ्थ है। तो इसमें से जो देखिए फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला सबका एक जैसा है, यानी कि ये गो है, इसी गो में आपका लास्ट में आईएनजी जोड़ दिया गया है, ये चौथा बन गया। इसी गो के लास्ट में आपने ईएस देख लिया है, आपका इसी गो, ये गो आपका है और गो के अंत में आपका ईएस जुड़ गया है, तो ये आपका क्या हो गया, गोस, यानी ये 5वां फॉर्म हो गया है। फिर कम, केम, कम, इस कम में भी देखें कि ये कम में आपका लास्ट में आईएनजी जुड़ गया है, हालांकि इस कम के अंत में आपका ई आया था, इस ई को हटा करके हमने आईएनजी जोड़ा है, लेकिन 5वें वाले में देखिए हमने एस जोड़ दिया है। फिर वही राइट में भी हमने वही किया, जो कम में हमने ई हटाया है, ई को हटा करके हमने आई लगाया है, वही प्रोसेस यहाँ पर भी लगाया गया है, फिर लास्ट में एस जोड़ दिया गया है। स्पीक में आप देखें, स्पीक आपका यहाँ है, यहाँ पर स्पीक है, लास्ट में आईएनजी जोड़ दिया गया है और यहाँ स्पीक के अंत में आपका एस जोड़ दिया गया है। प्ले में भी वही बात है, प्ले के बाद आईएनजी जोड़ दिया गया है, यहाँ पर प्ले के बाद आपका एस जोड़ दिया गया है। तो देखते हैं किसके साथ क्या क्या जुड़ेगा, यानी यहाँ पर आपका जो है ई हटाया गया है और यहाँ पर भी ई हटाया गया है, लेकिन यहाँ नहीं हटाया गया, तो किसके साथ क्या क्या रूल्स लगेंगे ये हम देख लेते हैं। हाँ देखें, किसी भी एक्शंस के फॉर्म्स को बदलने के लिए, यानी किसी भी फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म में कैसे बदलते हैं। कोई भी आप एक्शन ले लीजिए, जैसे आप ओपन मीन खोलना, इसका सेकंड फॉर्म बनाना है, तो आप क्या करेंगे, इसी के अंत में आप ई और डी जोड़ देंगे। ध्यान रहे, अगर लास्ट में पहले से ई है तो आप सिर्फ डी जोड़ेंगे, अन्यथा आप ई और डी दोनों जोड़ेंगे। तो ये आपका ओपन है, ये आप देख लीजिए, ओपन स्पेलिंग वही है, हमने क्या किया, लास्ट में ई और डी जोड़ दिया। अब ये सेकंड फॉर्म भी हो गया और ये थर्ड फॉर्म भी होगा, ये आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया और ये सेकंड और थर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो किसी भी एक्शन के लास्ट में ई डी जोड़ देने से वह सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाता है। और उसी फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी जोड़ दीजिए, जैसे आपका ये हो गया ओपन, आप इसमें आप आईएनजी जोड़ दीजिए, ये आपका हो गया फोर्थ फॉर्म। और इसी किसी भी एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आप एस या फिर ई एस जोड़ दीजिए, तो आपका 5वां फॉर्म तैयार हो जाता है। ठीक है, ये आपका 5वां हो गया। देखिए कि दूसरा और तीसरा एक जैसा है, ओपन, ओपेंड, ओपेंड, ओपनिंग, ओपेंस। ओपनिंग या क्लियर है, यहां पर आपका एस क्लियर है। तो क्या ये रूल सब में लगते हैं? ऐसा भी नहीं है। दरअसल कुछ के अंत में पहले से ई होता है, जैसे आप देख लीजिए अब्यूज, अब्यूज है, यहां पर हमने ईडी जोड़ा है, अब यहां पर ई ऑलरेडी आया है तो हम सिर्फ डी जोड़ेंगे, तो आपका हो गया अब्यूज, ये पहले से है, आप सिर्फ डी जोड़िए, तो आपका सेकंड और थर्ड दोनों हो गया। फिर सेम वही प्रोसीजर आप देखें, यहां पर अब्यूजिंग, तो ये आपका अब्यूज है,
तो हम क्या करेंगे, आईएनजी लगाते वक्त हम ई को हटा देंगे। तो जब हम ई को हटा देंगे तो फिर आईएनजी जोड़ देंगे, आपका हो गया अब्यूजिंग। ठीक, और यहां पर जो है आपका अब्यूज ये है, तो आप लास्ट में एस लगा दे, अब्यूजेस। आईएनजी जोड़ते वक्त ध्यान रहे कि अगर ई पहले से है तो ई को हटा करके हम आईएनजी लगाएंगे, और अगर एस जोड़ना है तो ई रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहां कहां ई एस जोड़ा जाए, क्या ये रूल सबके साथ लगेगा, तो ऐसा भी नहीं है। जैसे देखें पुश, पुश मीन क्या होता है, धकेलना, तो पुश मीन धकेलना होता है। यहां पर देखें आपका सेम प्रोसेस ये हो गया, ईडी हमने जोड़ दिया है, ये आपका सेकंड और थर्ड दोनों हो गया। यहां पर जो होगा पुशिंग, ये तो सही है, एनजी जुड़ गया। और यहां पर जो है आपका, यहां पर हम एस जोड़ दें, नहीं, यहां पर हमको ई और एस जोड़ना है। अब ये किसके साथ एस लगेगा, किसके साथ ई एस लगेगा, ये भी तो जानना जरूरी है। दरअसल जिसके साथ, यहां पर आप देखिएगा, इसी के यहां पर जिसके साथ एस 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 और एस एच और सी एच और फिर ओ आ जाए, तो उसके साथ आप क्या करेंगे, ई एस जोड़ देंगे। अगर किसी एक्शन के लास्ट में एस आ रहा है तो ई एस जोड़ना है, एस एस आ रहा है तो भी ई एस जोड़ना है, आपको एस एच आ रहा है तो भी ई एस जोड़ना है, सी एच आ रहा है तो भी, और ओ आ रहा है तो भी आपको ई एस जोड़ देना है। अब चले देखते हैं, यहां पर आपने देख लिया एस एच वाला एक क्लियर हो गया, एस एच वाला कि हमने इसके लास्ट में हमने ई एस जोड़ दिया है। अब देख, जैसे आपका हो गया प्रेस लास्ट में ई एस आया है, तो इसमें भी वही बात आएगी कि हमको लास्ट में ई एस जोड़ना, बाकी सब सेम रूल्स रहेगा। ये आपका एस एस वाला हो गया। अब एस एच वाला हो गया, और एक होता है जैसे कैच मीन पकड़ना। देखिए एस एच हो गया, एस एस हो गया, सी एच वाला हो गया, तो इसमें भी आपको क्या करना है, ई एस लगा देना है। अब आती है बारी आपका एस की, या फिर आप ओ का देख लें, जैसे आपका हो गया गो, तो यहां पर ओ आया है, यहां पर आप लगा दीजिए। अब अगर एस से कोई एक्शन अगर आपका आता है, जिसके लास्ट कोई भी एक्शन ऐसा आता हो जिसके लास्ट में एस लगा हो, सिर्फ सिंगल एस हो, तो वहां पर आप ई एस जोड़ेंगे। और ये ऐसा एक्शन आप ढूंढकर मुझे कमेंट में बताएंगे, ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिसके लास्ट में सिर्फ एस पाया जाता है, जिसको हम प्लूरल बनाते वक्त ई एस लगाएंगे। ठीक है, तो आपने ये भी देख लिया। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि ई एस ना लगा करके आई ई एस लगा दिया जाता है। तो आई एस कहां लगाया जाता है, पहले इसको आप ध्यान से देख ले, स्क्रीनशॉट आप ले लें। हाँ, अब देखते हैं कि कहां कहां आई ई एस लगाया जाता है। जिस एक्शन के लास्ट में वाई हो, जिस एक्शन के लास्ट में वाई हो, तो उसके अंत में हम आई ई एस लगाते हैं। जैसे देख लें, आपका ये सिर्फ एक्शन के साथ ही नहीं बल्कि और भी तमाम सारे शब्द के साथ यही होता है। जैसे चले देखते हैं, एक स्टडी लास्ट में वाई है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि ई एस डी वाई और ई एस, ये नहीं, ये आपका गलत हो गया है। बल्कि हम क्या करेंगे कि डी जो ये हो गया, वाई को हटा करके आई ई एस लगा देंगे, ये आपका हो गया स्टडीज। ठीक है, अच्छा यही चीज अगर एक्शंस आते हैं, अदर सारे वर्ड्स आते हैं, तो उनके साथ क्या किया, जैसे आपका मान लीजिए वाई है, आपका आर्मी, आप देख लीजिए आर्मी, तो आर्मी को प्लूरल बनाते वक्त ऐसा किया जाए, जैसे हमने क्या कर दिया, आर्मी यानी आई एस हमने लगा दिया, हमने वाई को हटा करके आई एस लगा दिया। लेकिन इसमें एक रूल होता है कि जिस वाई को आप हटा रहे हैं उस वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट ही होना चाहिए। अगर वावेल है तो आप वाई को हटा नहीं सकते। जैसे बॉय, आपका मतलब हमने वाई को हटाया नहीं है, हमने डायरेक्टली लगा दिया है आई ई, सॉरी हमने डायरेक्टली एस को लगा दिया है। तो ये आपका हो गया। एक एक्शन आता है उसको आप देखें, रीड वाला, रीड
ये फर्स्ट भी ऐसा ही है, सेकंड भी ऐसा ही, थर्ड भी ऐसा ही है, लेकिन इनको जब प्रोनाउंसिएट किया जाता है तो इनको अलग अलग तरीके से प्रोनाउंसिएट किया जाता है। ये आपका रीड है, ये आपका रेड है, ये रेड है, रीड रेड रेड, रीडिंग रीड्स। यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार स्पेलिंग तो सेम है तो रीड 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 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, रीड 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 नहीं बल्कि रीड रेड रेड होता है, फिर रीड रेड रेड रीडिंग रीड्स। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए कि रीड रेड रेड रीडिंग रीड्स होता है। अब एक सवाल और खड़ा होता है, अगला सवाल ये आता है कि अगर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसा है तो हम पहचानेंगे कैसे कि वो सेकंड फॉर्म है या फिर थर्ड फॉर्म है। चलें इसको भी देख लेते हैं। जैसे आपका हो गया लाफ, लाफ, लाफ्ट, लाफ्ट। आईएनजी वाला तो आप जानते हैं वो फोर्थ फॉर्म और यस वाला आपका फिफ्थ फॉर्म होता है। हमको सिर्फ समझना है कि ये ईडी वाले में कि कौन सा सेकंड फॉर्म है और कौन सा थर्ड फॉर्म है, ये कैसे हम पता करेंगे। तो जानिए कि जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो अगर ये सिंपल आ गया, ऐसे नॉर्मली आ गया, जैसे आई लाफ्ट, मैं हंसा या मैं हंसा था, तो ये आपका सेकंड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि इस वर्ब के साथ कुछ भी और अदर वर्ड नहीं आया है। लेकिन अगर इसके साथ कुछ आ जाता है, अगर इसी वर्ड के साथ अगर कुछ आ जाता है, तो जैसे देखिए आई एम लाफ्ट, ऐसा नहीं होता है। फिलहाल में कुछ और देख लेते हैं। जैसे आई ओपेंड, देखिए आई ओपेंड, मैं खोला था, फिर इट इज ओपेंड, इट इज ओपेंड। यहां पर ओपेंड, ये ओपेंड है, ये भी ओपेंड है, लेकिन ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। कैसे पता चल रहा है? यहां पर इज लगा हुआ है। दरअसल किसी भी अगर कोई ऐसा एक्शन हो जिसके लास्ट में ईडी जुड़ा हो और उसके साथ साथ इज, एम, आर, was, were, have, has, had और get आ जाए तो हमेशा वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। ध्यान रहे, वो थर्ड फॉर्म बन जाते। यदि किसी एक्शन के मतलब पहले, किसी एक्शन से पहले अगर इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, गेट और गेट तक अगर है तो वो थर्ड फॉर्म होगा। अब यहां पर इसके साथ इनमें से कोई भी नहीं है तो ये सेकंड है, और इसके साथ यहां इज आया है तो ये थर्ड फॉर्म है। तो उम्मीद करता हूं आप ये भी समझ गए होंगे कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को कैसे पहचाना जाता है। अधिक से अधिक आप क्या करें कि आप एक्शंस को नोट करें, एक्शंस को आप पढ़ें, उनके फॉर्म्स को लर्न करें। देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। यह एक ऐसा शब्द होता है जो किसी सब्जेक्ट को उसके मेन वर्ब या फिर कंप्लीमेंट से जोड़ता हो। कंप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। जैसे किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एक्शन की ज़रूरत पड़ती है, यानी मेन वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। अगर उस सेंटेंस में मेन वर्ब है ही नहीं तो हम पूरक लगा करके सेंटेंस को पूरा कर देते हैं, तो इसी को कहते हैं कंप्लीमेंट। अगर ये बात आपको इंग्लिश में कहना तो आप कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब इज द वर्ड विच लिंक्स टू अ सब्जेक्ट विथ इट्स मेन वर्ब ओ कंप्लीमेंट। यानी हेल्पिंग वर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी सब्जेक्ट को उसके मेन वर्ब या फिर पूरक से जोड़ता हो। हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, एक होता है मॉडल्स वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब टेंस के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे डू, डस, इज, एम, आर, हैव, हैज, डिड, वाज, वर, हैड, विल, शल, ये आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। वहीं पर जो आपके मॉडल्स वर्ब होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, वुड, आट, टू, ऐसा। तो इसको देखते हैं। अब ये जो है हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब देखिए कुछ हेल्पिंग वर्ब झुंड में आते हैं, जैसे डू, डस झुंड में आ गए। झुंड में आने की वजह क्या होती है कि ये जो होते हैं यानी कि इस झुंड का एक हेल्पिंग वर्ब सारे सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसलिए ये झुंड में इस्तेमाल किया गया है।
ठीक है, यानी डू सबके साथ इस्तेमाल होगा, सबके मतलब कि सारे सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल नहीं हो सकता। वही डस का भी मसला है, डस सारे सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल नहीं होगा, और इस एमआर में भी वही बात है, हैव हैज़ में भी वही बात है, और फिर आपका वाज वर और विल शैल में। लेकिन डिड जो है, डिड आपका सबके साथ इस्तेमाल होगा, वहीं पर हैड आपका सबके साथ इस्तेमाल होगा, और मॉडल्स वर्ब में तो सारे सबके साथ इस्तेमाल हो जाएंगे, जैसे आपका कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, वुड, आर टू, ये सारे सबके साथ इस्तेमाल हो जाएंगे। अब देखते हैं जैसे कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ इस्तेमाल होगा। जैसे डू डस में देख लेते हैं, तो डू डस में आप देख पा रहे हैं आई यू वी दे के साथ डू है और ही शीट नेम के साथ डज है। वहीं पर आपका इज एम आर में देख लें तो आई के साथ एम है, यू वी दे के साथ आर है, ही शीट नेम के साथ इज है। फिर आपका हैव हैज़ में आई यू वी दे के साथ हैव है और ही शीट नेम के साथ हैज़, ठीक डू डस की तरह। अगला आपका है वाज और वर, आई के साथ वाज, फिर ही शीट नेम के साथ वाज, यू वी दे के साथ वर हो गया। विल और शल में जो होता है कि आप आई और वी के साथ शल इस्तेमाल करेंगे, बाकी सबके साथ विल का इस्तेमाल कर देंगे। तो इस चीज़ को आप याद रखें ताकि आपको टेंस को पढ़ने में आसानी हो। बाकी इन सारे जो वर्ड्स हैं इनका यूज़ हम अलग अलग से पढ़ेंगे।